मेरे साथ 2006 में एक घटना हुई और मैं बच्चों को पढ़ाती थी, शिक्षा पे काम करती थी स्लम्स बस्ती में। और मेरे सहयोगी एक आए और उन्होंने मेरी मदद की और हमारे साथ पढ़ाना शुरू कर दिए। और जब मैं उनके घर जाती हूँ तो दरवाज़ा बंद होता है। अचानक से पीछे से हाथ मुझे अपनी गिरफ्त में लेता है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उस दिन जीन्स ना पहनी होती तो शायद मैं बच ना पाती। बलात्कार से तो बच गई, लेकिन जो वो घटना मेरे दिमाग में घर कर गई उससे मैं नहीं बच पाई। मेरे घर आते आते और मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं एक ट्रॉमा में चली गई। नमस्ते, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और मेरी एक संस्था है जिसका नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है। और हमारी संस्था महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और इतिहास को लेकर के काम करती है। और ऐसा कोई प्लान नहीं था रेड ब्रिगेड क्यों शुरू करें, और ऐसा कुछ कभी मन में भी नहीं आया कि इसको शुरू करेंगे, इस तरह का काम करेंगे। मेरे साथ 2006 में एक घटना हुई और मैं बच्चों को पढ़ाती थी, शिक्षा पे काम करती थी स्लम्स बस्ती में। और मेरे सहयोगी एक आए और उन्होंने मेरी मदद की और हमारे साथ पढ़ाना शुरू कर दिए। और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की 2006 में। और वो दिन ऐसा था कि सभी लोग अपने वाउचर्स लेने जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम अपना वाउचर घर में भूल गए हैं। मैंने कहा ठीक है, चल के ले लेते हैं। इसके पहले भी मैं एक दो बार घर पे उनके गई थी। और जब मैं उनके घर जाती हूँ तो दरवाज़ा बंद होता है और उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं पानी पीने के लिए बढ़ती हूँ। अचानक से पीछे से हाथ मुझे अपनी गिरफ्त में लेता है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है, लेकिन जब वो एक लड़की के साथ जब ज़बरदस्ती होती है, उसके ब्रेस्ट को नोचना, उसकी कमर पकड़ के ज़बरदस्ती करना, उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करना, और मैंने जो जीन्स पहना हुआ था, जीन्स को बार बार पुश करना, फाड़ने की कोशिश करना। लोग कहते हैं कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उस दिन जीन्स ना पहनी होती तो शायद मैं बच ना पाती। बलात्कार क्या होता है, इससे पहले मैं सिर्फ टीवी में देखी थी, फिल्मों में, अखबारों में पढ़ी थी। लेकिन जिस समय जिस लड़की के साथ ये घटना होती है, जिस पीड़ा से गुजरती है, जब वो घटना होती है तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस लड़की को जब वो नोच रहा है तो वो कितने पीड़े से गुजर रही है। और मैं जिस पीड़ा से गुजर रही थी वो लड़की समझ सकती जिसके साथ इस तरह की घटना होती है। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं चिल्ला भी रही थी, क्योंकि वो पार्क में घर था, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। और मैं बाई चांस गिरती हूँ, और जब मैं गिरती हूँ तो एक लात मारती हूँ और उठ के एक तमाचा लगाती हूँ और फिर मैं भाग जाती हूँ। बलात्कार से तो बच गई, लेकिन जो वो घटना मेरे दिमाग में घर कर गई उससे मैं नहीं बच पाई। मेरे घर आते आते और मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं एक ट्रॉमा में चली गई। ट्रॉमा से निकलने में मुझे 1.5 साल लगा। ट्रॉमा इस कदर का था कि मैं अपने पिता को कई बार मारी हूँ, अपनी 5 साल की बहन को उठा के फेंक दिया, अपने अंकल को कई बार काट लिया, अपने नाखूनों को तोड़ देती थी। घर वाले इलाज कराते थे तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आती थी। मेरी जर्नी मानसिक विभाग तक गई, चिकित्सा तक, वहाँ पे भी ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी सब नॉर्मल हुआ। वहाँ पे भी जब नहीं बात बनी तो माँ बाप ने झाड़ फूँक करवाना शुरू कर दिया कि भूत पिचास लगा है। वो कहते ना, मरता क्या ना करता। और जब झाड़ फूँक करवाया गया तो जो ओझा और तांत्रिक थे तो वो जिस तरह व्यवहार करते हैं कि मारना पीटना, बाल को नोचना, इस कदर का हो गया था कि जब मुझे ये झटका आता था तो मेरे अंदर पता नहीं ताकत आ जाती थी। और जब मैं इससे निकलती थी तो मुझे टॉयलेट भी गोद में उठा करके जाया जाता था करवाने के लिए। लेकिन जब मैं इससे निकली तो एक बात समझ में आई कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षा पे काम करती हूँ। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की, एक नौकरी करने वाली लड़की, अगर वो अपना निर्णय नहीं ले सकती है, अपनी बात नहीं कह सकती है, अपने मन का काम नहीं कर सकती है, तो उस शिक्षा का, उस नौकरी का कोई मतलब नहीं है।
तो मुझे लगा कि सम्मान पे काम करना, अपनी सुरक्षा पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं लड़कियों के आत्मसम्मान पे काम करना शुरू कर दी। और हम 15 लड़कियां थे, जिसमें से सबसे बड़ी मैं थी। 14 साल, 15 साल, 16 साल की लड़कियां थीं और काम करना शुरू कर दिया। और हम प्रोटेस्ट करते थे, किसी लड़की के साथ घटना हो गई, रैली निकालते थे, अवेयरनेस कार्यक्रम करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो फिर कुछ लड़कियों ने, मतलब हमारे ग्रुप की लड़कियों ने कहा कि जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो नाटक का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो पूछा गया क्यों, तो बोले कि हम लोगों के अलग अलग कपड़े होते हैं, तो लगता ही नहीं कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो जो लोग सपोर्ट हम लोगों को कॉपी पेंसिल रबड़ का करते थे, उनसे हम लोगों ने 15 लड़कियों के लिए कपड़े मांगे। तो उन्होंने कुछ सपोर्ट किया, बोला कि आप ले लो। अब वो अमाउंट तो आ गई, लेकिन ये हुआ कि कपड़ा कौन सा। तो ये हुआ कि सलवार कुर्ता ही हम लोग क्योंकि वहाँ पहनते थे, सलवार कुर्ता पे बात होगी तो कलर कौन सा। तो हम 15 लड़कियों ने फिर चर्चा शुरू की। तो फिर ये लाल और काला, तो लाल काला ही क्यों, ये भी एक बात हुई। तो फिर ये हुआ कि लाल मीन्स संघर्ष और ब्लैक मीन्स विरोध, कि हम लड़कियां संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करना भी आना चाहिए। तो हमने लाल और काला कपड़ा बनवाया और उसको पहन के निकलना शुरू किया और अपने काम को करना शुरू किया। उस पे भी लड़कों का कमेंट, ओहो तितलियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा उड़ाका दल जा रहा है। तो उसमें से एक ग्रुप ने बोला क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। हम लोग का कोई नाम तो था नहीं, तो लड़कियों ने कहा कि हमारा कोई नाम नहीं है और ये जो नाम बोल रहे हैं काफ़ी सूट भी कर रहा है, तो आज से हम रेड ब्रिगेड हो गए। तो इससे हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की और रेड ब्रिगेड हम लोग अपने आप को कहने लगे। 2012 में जब 16 दिसंबर को निर्भया केस हुआ, पूरी दुनिया जल रही थी, हम लोग भी सड़क पे आ गए और हम लोग भी लोगों के बीच में ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। हम 15 लड़कियां, क्योंकि 15 लड़कियां भी इस घटना का कहीं ना कहीं शिकार थीं और उससे जूझ रही थीं। हम लोग लगातार 2 महीना सड़कों पे थे। इससे लोगों को ये नज़र आया कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, तो ये पता चला कि ज़्यादातर लड़कियां इसमें सर्वाइवर हैं। तब ये जो है ये चर्चा में आया और फिर हम लोग अलग अलग जगहों पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें एक बात समझ में आई कि हम कहीं भी जाते हैं तो कभी भाई के साथ जाते हैं, कभी पिता के साथ जाते हैं, कभी मम्मी के साथ जाते हैं, हम सोचते हैं कि उनसे हमारी सुरक्षा है। लेकिन जब ये निर्भया केस हुआ तो वो 2 थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं बच पाए। तो ये एक मन में उथल पुथल हो रही थी कि हमें कुछ ऐसा खुद से सीखना चाहिए कि जो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। तो हम लोगों ने मार्शल आर्ट ज्वाइन की लखनऊ में और वहाँ पे हम लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। और उस समय सोशल मीडिया आ गई थी, फिर हम लोग उसको अपडेट करने लगे। उसको देखते देखते करीबन 4 देशों के लोग आए हम लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने। इंडिया से हम लोग ने मार्शल आर्ट किया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, वो आकर के ट्रेनिंग देने लगे। हम लोग बीच बीच में सीखने लगे और फिर हम लोगों ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया 25 सर्वाइवर को ट्रेनिंग देने के लिए। जब हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसी समय वो ट्रेनिंग हमारी फेल हो गई और वहाँ पे उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने बताया कि आप जो मुझे ट्रेनिंग देती हो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उस समय हमारी बेइज्जती भी हुई, एक इंसल्ट फील हुई कि हम तो बहुत उत्साह के साथ गए हैं कि हम आपको सुरक्षा की बात करने गए हैं। लेकिन जब उन महिलाओं ने बताया कि वो आप मुझे बता रही हो कि 2 लड़कियां खड़ी हुई तो आप जो है किक करोगे, वो एल्बो करेंगी, वो पंच करेंगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमको अचानक से पकड़ा गया था, अचानक से बाल को खींचा गया था, अचानक से गाड़ी में बैठाला गया था, अचानक से घसीटा गया था। वो बहुत अलग था। उस समय कोई दूरी नहीं थी, उस समय बिल्कुल हम क्लोज थे, सांस लेने का भी दम नहीं था हमारे में। तो उस समय हम अपने आप को कैसे बचा पाए वो हमें नहीं पता था। तो हम लोग एक प्रकार से शून्य हो गए वहाँ पे कि बात तो ये सही रहे। और उसको फिर हमने, जो हमारे साथ घटना हुई थी, उसको रिलेट किया। फिर उन महिलाओं ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अगर हम आपको बताते हैं
कि हमारे साथ ऐसे 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 घटना हुई थी, अगर उसको देख करके आप कुछ बना सकती हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। एक सर्वाइवर के लिए रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो महिलाएं, वो लड़कियां बताने लगी और हम लोग उसी के आधार पर वो कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दिए और फिर हम लोगों ने उसके माध्यम से करीबन 15 टेक्निक बनाई जिसका नाम रखा निशस्त्र कला। निशस्त्र कला के माध्यम से हम लोग पूरे देश में ट्रेनिंग देने लगे और अब तक पूरे देश में करीबन हम लोग ने 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग 3 दिनों की होती है और इसमें हम लोग लड़कियों की शारीरिक से लेके मानसिक तक सारी बात करते हैं और उनको एक जो होता है कि उनके अंदर कैसे निर्णय लेने की क्षमता आए, एक साहस कैसे आए कि जो वो बात कह रही वो सही है। पहले वो स्वयं माने, फिर सामने वाला तो मान ही जाएगा और वो काबिलियत होनी चाहिए। वो सारा हम उनको ट्रेनिंग देने लगे और अभी हम लोग रेड ब्रिगेड पूरे देश में जो है करीबन 15 जिलों में काम कर रहा है और इसके साथ साथ हम लोग जो है महिलाओं की देश में निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़े, उनकी भूमिका कैसे हो, उसको लेके काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के हम 50 लड़कियां झांसी से लखनऊ पदयात्रा किए और ये पदयात्रा इसलिए किए कि हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये पदयात्रा महिलाएं कर रही हैं तो महिला को देख के महिला आगे आए और महिला सुरक्षा के लिए नहीं, हम इसलिए कर रहे थे कि हम पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हम महिला कर रहे हैं तो महिलाएं देख के आगे आए और सिर्फ महिलाओं के लिए ना आए, उनकी इस देश में क्या भूमिका हो सकती है उसको लेने के लिए वो आगे आए। और उन 5 जिलों में हम लोगों ने वो पदयात्रा 50 लड़कियों ने, पहली बार ऐसी हुई है कि 50 लड़कियां 350 किलोमीटर 18 दिनों में पैदल चली। इसके साथ साथ हम लोग सुरक्षा पे भी काम करते हैं, शिक्षा पे, एक अच्छी शिक्षा कैसे मिल सके। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमको हिंदी इंग्लिश मैथ आ गई, शिक्षा का मतलब कि हम अपने सम्मान के साथ कैसे जी सके, उसको कैसे बढ़ा सके, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और अभी लखनऊ में हम लोग बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, लगभग 300 से ऊपर स्कूल हैं जिनके साथ हम लोग अटैच हैं और अभी हम लोग गांव में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करीबन 100 गांव 2 ब्लॉक में हम लोग फोकस कर रहे हैं, माल और मलियाबाद। उनके साथ भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, स्वावलंबन को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर कैसे एक सहभागिता ला सकते हैं, एक टीम कैसे डेवलप हो, उनके साथ वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2012 की उषा विश्वकर्मा एक साधारण लड़की थी और वो एक स्टेप आगे एक संस्था में गई थी, लेकिन आज जो 2023 में उषा विश्वकर्मा खड़ी है वो सिर्फ संस्था तक सीमित नहीं, वो पूरे देश को देख रही है कि पूरे देश में औरतों की कितनी लीडरशिप खड़ी हो सकती है इस देश को लेकर के, उन महिलाओं को लेकर के, उन बच्चियों को लेकर के। वो है अभी आज की उषा विश्वकर्मा। 10 साल बाद उषा विश्वकर्मा ये चाहेंगी कि सिर्फ ये 2, 4, 10 उषा विश्वकर्मा ना रहे, हर गली मोहल्ले में, पूरे देश में, हर कोने में उषा से आगे जो महिला सोच सके, जो लड़की सोच सके वो सोचे और जो एक हिंसा मुक्त जीवन है वो एक हर लड़की, हर एक इंसान कैसे वो सोच सके कि वो जिया जा सकता है।